नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। जापान ने अपने प्राइवेट सेक्टर के जरिए भारत में अगले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ येन यानी 67 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का आग्रह किया। मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने कहा कि वे 21 परिणामों पर सहमत हुए हैं, जिनमें कई बड़े समझौते भी शामिल हैं। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ये जुड़ाव नई दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जापानी स्टेट्स और भारत के राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से गहरा होगा, जिससे अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप दिया, जिनमें रक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, भारत में महत्वपूर्ण मिनरल्स की खोज और माइनिंग में जापानी निवेश, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, देश में हाई स्पीड रेल नेट का विस्तार करने के लिए जापानी सहायता और जापान में 50,000 कुशल और अर्ध कुशल भारतीयों का प्रशिक्षण शामिल है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत में जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप की मदद के लिए द्विपक्षीय प्रयासों का समर्थन किया। व्यापक आर्थिक साझेदारी एग्रीमेंट को अधिक दूरंदेशी बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की और भारतीय राज्यों और जापान के प्रांतों के बीच जुड़ाव बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। India now has the world's largest population and has a dramatic economic growth, and India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other, or to think about possible solutions for the next generation's challenges where no answer is seen today, to bring wisdom together, to co-create solutions. And that, I believe, would be the benefit for both of our countries in having complementary and mutual relationship. अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास हर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू करने से रोक दिया है, ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कारण चाहिए।
ट्रंप ने चीन, कनाडा, मेक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और दूसरे कारणों से टैरिफ लगाए थे। इसके बाद छोटे व्यापारियों और कुछ राज्यों ने इन टैरिफ की शिकायत की थी, क्योंकि इससे इनकी लागत बढ़ रही थी। ट्रंप ने 2017 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर ज्यादातर देशों पर 10 से 50% तक आयात शुल्क लगाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका का व्यापार घाटा ही नेशनल इमरजेंसी है। इसके अलावा कनाडा, चीन और मेक्सिको से आने वाले सामान पर उन्होंने ड्रग्स और अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर टैरिफ लगाए। भारत पर 50% टैरिफ की नीति पर अमेरिका में भी ट्रंप की आलोचना हो रही है। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि 50% टैरिफ के कारण भारत दूसरे देशों में अपना सामान बेच सकता है। ट्रंप की नीतियों से आखिरकार अमेरिका को नुकसान होगा। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये ट्रेड वॉर ब्रिक्स को और मजबूत बनाएगा। अगर भारत पर भारी टैरिफ लगाया गया तो वो अपना एक्सपोर्ट अमेरिका की जगह ब्रिक्स कंट्रीज को करेगा, ठीक वैसे ही जैसे रशिया ने नए बाजार खोज लिए। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. If you do what the United States, what Mr. Trump is doing with these threats against India, who has a long historical relationship with Russia going back to the days of the Soviet Union and ever since, you are playing with a very different adversary. If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated and successful economic alternative to the West. We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में ये उछाल आया। इससे पहले 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया को डेड इकोनॉमी बताया था। सर्विस सेक्टर, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, वित्तीय सेवाएं और दूसरे क्षेत्र शामिल हैं, सबसे ज्यादा तेजी आई है। इसकी ग्रोथ 9.3% रही। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे उद्योगों में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इस बीच लोगों ने खरीदारी पर अपना खर्च बढ़ाया है। निजी उपभोग खर्च में 7% की वृद्धि हुई है। सरकारी खर्च में भी 9.7% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर 4% से काफी ज्यादा है। इस तिमाही में इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी उचित जगह बनाने के प्रयासों के बीच मौद्रिक नीति से परे विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत नीतिगत ढांचे इसकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आगामी डेटा और विकास, मुद्रास्फीति, मोबिलिटी के विकास के आधार पर एक सुविधाजनक मौद्रिक नीति बनाने के लिए सक्रिय रहेंगे। उन्होंने आरबीआई के लेटेस्ट बुलेटिन में कहा कि हमेशा की तरह हमारे पास एक स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय कम्युनिकेशन होगा जो इस काम में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि हम बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे ताकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरतें पूरी हो सकें और मुद्रा बाजारों और ऋण बाजारों में ट्रांसमिशन सुचारू रूप से चलता रहे। अनुकूल आधार प्रभावों द्वारा समर्थित खाद्य कीमतों के दबाव में कमी से प्रेरित मुद्रास्फीति वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में धीरे धीरे बढ़ने से पहले दूसरी तिमाही में 4% के लक्ष्य से नीचे आने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने कपास के इंपोर्ट पर लगने वाले शुल्क से छूट की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि ये कदम भारत की कपड़ा और परिधान उद्योग को वैश्विक बाजारों में और प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों के साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को भी नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाया है। अमेरिका भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में सरकार का मानना है कि सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली कॉटन की अवेलेबिलिटी से भारत की एक्सपोर्ट कैपेसिटी मजबूत होगी और रोजगार सेफ रहेंगे। केंद्र सरकार ने साफ किया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से घरेलू किसानों का नुकसान नहीं होगा। कपास किसानों के हित मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए सुरक्षित रहेंगे। कपास निगम किसानों को उनकी लागत के कम से कम 50% अधिक दाम सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि वो कपास के दामों पर लगातार निगरानी रख रही है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम ने 15 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2016 में शुरू किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकारी खरीद प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी को नई ऊंचाई दी है। जेम के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और कई निकाय एक ही मंच पर सामान और सर्विसेज की खरीद कर रहे हैं। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा कि यह आंकड़ा हमारे स्टेक होल्डर्स द्वारा जेम पर रखे गए विश्वास का प्रमाण है। ये सफलता उन लाखों विक्रेताओं और खरीदारों की है जिन्होंने भारत में सार्वजनिक खरीद के तरीके को बदल दिया है। जेम ने न केवल खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को भी सरकारी खरीद में भागीदारी का एक बड़ा मौका दिया है। रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल जून तक आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग में इसका ऐलान किया। ये आईपीओ ग्लोबल लेवल पर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू को अनलॉक करेगा। इसके अलावा एजीएम में 3 और ऐलान भी किए गए। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्ट सब्सिडरी बनेगा। वहीं सब्सिडरी कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस बनाने का ऐलान किया गया। एआई के लिए मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप की गई है। मेटा के साथ पार्टनरशिप पर अंबानी ने कहा कि आज मैं मेटा के साथ मिलकर भारत के लिए एक खास एआई जॉइंट वेंचर की घोषणा करके खुश हूं। हम ओपन सोर्स एआई की ताकत को रिलायंस के एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की गहरी समझ के साथ जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मेटा के साथ एक खास वेंचर किया गया है जो भारत के लिए सॉवरन और एंटरप्राइज रेडी एआई लेकर आएगा। I'm proud that artificial intelligence is already at the heart of Reliance's transformation into a deep tech enterprise. To bring even more focus and speed to this agenda, today it is my great pleasure and privilege to announce the formation of a new wholly owned subsidiary of Reliance called Reliance Intelligence. This new company is conceived with 4 clear missions. 1. To house India's next generation AI infrastructure. Reliance Intelligence will build gigawatt scale AI ready data centers powered by green energy and engineered for training and inference at national scale. Work has already begun on the gigawatt scale AI ready data centers in Jamnagar. These facilities will be delivered in phases aligned to India's growing needs, powered by Reliance's new energy ecosystem and purpose built for AI training and inference. 2. To house global partnerships. Reliance Intelligence will bring the world's best tech companies and open source communities together with Reliance's deep domain expertise and execution strength to deliver performance, leadership, resilient supply, and India-first compliance for AI. 3. To build AI services for India. Reliance Intelligence will deliver trusted, easy-to-use AI services for consumers, small businesses, and enterprises, and solutions for sectors of national importance, such as education, healthcare, and agriculture, reliable at scale and affordable for every Indian. And 4. To house talent for AI. Above all, Reliance Intelligence will create a home for world-class researchers, engineers, designers,
and product builders, combining the speed of research with the rigor of engineering so that ideas become innovations and applications, providing solutions to India and ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।